गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि कल अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर लिया था, राइट? और थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने के बाद आज डिस्कशन था, लेकिन अभी 13 दिसंबर को आपका पेपर है और उस पेपर में केमिकल काइनेटिक्स तक आ रहा है। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है आपका सिलेबस कंप्लीट करने की, मतलब केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने की। उसमें जीओसी भी आ रहा है, पूरा काइनेटिक्स आ रहा है। जी हाँ बेटा आदित्य। तो जो आपका ये डिस्कशन है उसे हम कल कर सकते हैं या परसों कर सकते हैं, ठीक है? तब तक आप सॉल्व करते रहें। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आप प्लीज ई सॉल्यूशन ऐप का भी हेल्प ले। वहां बहुत सारे सवालों के रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है। मतलब कल एक बच्चे ने बहुत सारे सवाल के लिख दिया, मतलब 8-10 सवाल रहे होंगे, उसने मैसेज कर डाउट है। एक बार पहले आप उनके पीछे अपनी कोशिश करो बेटा, एक बार इस सॉल्यूशन ऐप से देखो, तब आप डिस्कस करो। मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सॉल्यूशन सभी सवाल के बने हुए हैं, सब कुछ वहां है। तो एक बार उसकी भी हेल्प लीजिए, ठीक है? जो जो सवाल फिर बच जाए तब हमसे पूछो, तो हाँ ठीक है, चलो ये हो गया है। क्लियर? तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। ऑलराइट। वीडियो नहीं मिलता सबका, जिसका नहीं मिले वो पूछ लो, जिसका हो उसको तो कोशिश करो ना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। आदर्श जीओसी भी क्या बात कर रहे हो? पेपर में जीओसी कहां से आएगा? आपका जीओसी हो गया क्या? जीओसी हो गया क्या आपका? श्रेय जीओसी हो चुका है क्या? है जब नहीं हुआ तो कहां से आएगा? नहीं, कुछ बच्चे कह रहे जीओसी जब आपने नहीं पढ़ा तो कहां से आएगा? ऑल राइट। बीओजी आएगा जी? अरे भैया बीओजी आएगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है बीओजी। सर आपने तो रियल गैस लिखा है। अरे इसको हम लोग बोलते हैं बॉग। बीओजी, बिहेवियर ऑफ गैसेज, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर का नाम है बॉग। क्या नाम है? बॉग। पिछला भी आएगा, मोल कंसेप्ट छोड़ के। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ऑलराइट, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें फील करने की है। हम लोग जब बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ते हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिकली रियल गैसेस पढ़ते हैं, ठीक? लेकिन गैसेस की सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इफ्यूजन और डिफ्यूजन। चलो पहले उस पर बात कर लेते हैं। गैसेस का स्वभाव होता है, इस चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है? बिहेवियर ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का स्वभाव। यहां हम गैसेस के स्वभाव की बातें करते हैं, राइट? तो गैसेस का एक सबसे बड़ा स्वभाव होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब होता है टेंडेंसी टू इंटरमिक्स। गैसेस का यूं ही आपस में घुल मिल जाना उसे कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब आपने अपने कमरे के एक कोने में इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जला दिया, तो उस अगरबत्ती की खुशबू दूसरे कमरे तक या कहीं आसपास अपने आप पहुंच जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी दूसरी गैसेस मौजूद है, लेकिन फिर भी वो जो दूसरी गैसेस है वो उनको परेशान नहीं करती हैं, और इंसेंस स्टिक के जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप ही दूसरी गैसेस से घुलते मिलते चले जाते हैं। गैसेस का यूं ही आपस में घुल मिल जाना, बिना किसी प्रेशर के डिफरेंस के, बिना किसी की वजह से, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस का स्वभाव होता है। और जो स्वभाव होता है उसके पीछे किसी चीज की वजह की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इंसान का स्वभाव है बातें करना, तो अगर इंसान की याददाश्त चली जाएगी तब भी वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। इंसान का स्वभाव है, वो स्वभाव चीजों पे डिपेंड नहीं करता, किसी ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो यूं ही रहेगा। डिफ्यूजन गैसेस का एक बिहेवियर है, यूं ही घुल मिल जाना उसे कहते हैं डिफ्यूजन। वहीं पे इससे मिलता जुलता एक दूसरा टर्म आता है जिसे कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए हमारी ये साइकिल का टायर है, इस टायर में एक छोटा सा होल हो गया। जैसे ही छोटा सा होल होता है, यहां से गैसेस बाहर स्केप करती है। गैसेस यहां से बाहर निकलती है कहना सही नहीं है, गैसेस यहां से बाहर स्केप करती है, राइट? द वर्ड यूज्ड हियर इज स्केपिंग ऑफ गैसेस। अंदर का जो प्रेशर है वो पी इंटरनल है, बाहर का जो प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल है। आप सबको अच्छे से पता है कि अंदर का जो प्रेशर पी इंटरनल है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। अंदर गैसेस बहुत हाई प्रेशर से रखी हुई हैं। जैसे ही एक छोटा सा होल करते हैं तो गैसेस बाहर करके निकलती हैं। ये जो गैसेस का एस्केप करना है इसे बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन के बाद गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ये बात अलग है। लेकिन
प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो होता है वही इफ्यूजन होता है। हाँ, जैसे ही गैसेस टायर से बाहर निकलेंगी उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होंगी, अपने आप मिक्स होंगी, उन्हें किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहली बार जो गैसेस यहां से एस्केप की उन्हें हम कहते हैं इफ्यूजन। बच्चों, गैसेस का स्वभाव है डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन। हाँ, प्रेशर का डिफ्यूजन है, प्रेशर का डिफरेंस है तो इफ्यूजन, प्रेशर का डिफरेंस नहीं है तो डिफ्यूजन। बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। इमेजिन करो आप सब जहां पढ़ रहे हो वहां कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जल रही है और वही कमरे के दूसरे कोने में कोई मीठा पकवान पक रहा है। जो भी आपका फेवरेट फूड है, आजकल तो वैसे भी आप घर में रह के पढ़ते हैं तो मीठे मीठे पकवान खाने का आपको लुत्फ मिलता है। इमेजिन करिए आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वहां एक कोने में अगरबत्ती जल रही है और घर के किसी दूसरे कोने में कोई मीठा पकवान पक रहा है। दोनों की खुशबू आप तक पहुंचती है। मेरा सवाल है, क्या दोनों के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी खुशबू एक साथ आप तक पहुंचेगी? संभव ही नहीं है कि दोनों की खुशबू एक साथ आप तक पहुंच जाए। आप सब जानते हैं जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है और कुछ मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर किसी गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेस है, तो उसका साइज छोटा होगा। अगर किसी गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसका साइज ज्यादा होगा। बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। एक कोने में अगरबत्ती जल रही है, एक कोने में कोई मीठा पकवान पक रहा है। दोनों के मॉलिक्यूल हैं, दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, दोनों के मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होगा। जब साइज अलग अलग होगा तो उनका जो डिफ्यूज होने का रेट होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। जो छोटा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, वो जल्दी जल्दी चल के आपके नाकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो कम होगा। यहां पर सबसे पहले जो एक शब्द आता है दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसे समझना है। जब मैंने कहा उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ये वर्ड का मतलब क्या है? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां रेट के बारे में खूब बातें करेंगे, रेट को बिल्कुल गहराई से समझिए। लेकिन आज आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं, जब आप किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो वही रेट होता है। हमने गाड़ी की स्पीड को, गाड़ी के द्वारा कवर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखा तो उसका रेट बढ़ गया। जब भी हम चीजों को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अक्सर टाइम के रिस्पेक्ट देखते हैं, उसे रेट कहते हैं। यहाँ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूजिंग और इफ्यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी कभी उनके हम द्वारा वॉल्यूम कवर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं जो आर है वो है वी बाई टी। मतलब जब मैं कह रहा हूं रूम के एक कोने में अगरबत्ती जल रही है, एक कोने में मीठा पकवान पक रहा है, दोनों के मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो जो मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल रहा हूं, या तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूं, या तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूं। बच्चों, जिसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा और जिसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वो थोड़ा सा उसके कंपेयर में धीरे डिफ्यूज करेगा। कहीं ना कहीं ये जो आपने अंदर की आवाज से फील किया कि जो छोटा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ये जो आपने अपने अंदर की आवाज से फील किया, उसे अगर हम मैथमेटिक्स की शक्ल लेते तो कुछ ऐसे देंगे, सर जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन आर है वो किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटा होगा तो आर ज्यादा होगा, बड़ा होगा तो आर कम होगा। बच्चों, क्या हम इस चीज को समझ पाते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बहुत आसानी से समझ जाते हैं। मतलब जो हल्की हल्की गैसेज होंगी वो तेजी तेजी से डिफ्यूज करेंगी और जो भारी भारी गैसेज होंगी वो धीरे धीरे डिफ्यूज करेंगी। उसी समय एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ग्राहम्स लॉ। उनका नाम था ग्राहम। ग्राहम साहब ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा नहीं यार, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ऐसा नहीं होता। तो हमने उनसे पूछा कैसा होता है? ग्राहम साहब ने कहा एक्चुअल में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो हमने मनी मन में सोचा, अच्छा आप कहना चाहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है और साथ में अंडर रूट डी होता है? बोले हाँ, ऐसा होता है। तो मैंने अपने आप से पूछा, यार जो डेंसिटी है गैसेस के केस में उसे वेपर डेंसिटी मान ले, चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। तो जो वेपर डेंसिटी है उसे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 लिख दे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हम ये भी तो कह सकते हैं जो आर है वो अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम मनी मन खुश हो गए यार, हमने जो फील किया और ग्राहम साहब ने जो कई रिसर्च के बाद बताया
दोनों में सिमिलरिटी है, बस फर्क इतना है उन्होंने और उसे स्पेसिफाइड करके अंडर रूट लगाया। मतलब इन जनरल हम जो फील कर रहे थे कि जो हल्की हल्की गैसेस होंगी वो तेजी तेजी से डिफ्यूज करेंगी और जो भारी गैसेस होंगी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैथमेटिकली बात करते हैं तो बस एक छोटा सा फैक्टर रह जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों, ये जो हमारे सामने ग्राहम आया, ग्राहम लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन आया, ये बड़े काम की चीज है। इससे हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाल सकते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो इस रूम में एक कोने में अगरबत्ती जल रही है और एक कोने में मीठा पकवान पक रहा है। दोनों में जो गैस के मॉलिक्यूल है हमें उसका अंदाजा नहीं है। हम उन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकाल सकते हैं और एक के पता होने से दूसरे को निकाल सकते हैं। कैसे? जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशंस ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। बच्चों, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब सवाल करना हो बस तभी सवाल करना, लिखना होता है तो मैं बता देता हूं। समझो, चीजों को फील करो, यहां फील बहुत जरूरी है। क्लियर? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राहम लॉ से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों, हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका, रेट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, बिल्कुल चलेगा। इमेजिन करो हमारे सामने दो गैसेस हैं, एक वो अगरबत्ती है, एक मीठा पकवान है। तो एक के रेट को बोल देता हूं R1, चलेगा। एक के रेट को बोल देता हूं R2, चलेगा। मतलब R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 के, चलेगा चलेगा। आप गैसेस के रेट को पढ़ लो, चाहे वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को पढ़ लो, चाहे मोल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को पढ़ लो, आप उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के रेशियो की मदद से उनके मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर किसी एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो दूसरे गैस के मॉलिक्यूलर वेट को पता कर सकते हैं। मतलब आपको नहीं पता कि जो मीठा पकवान है उसमें कौन से गैस के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अगर अगरबत्ती में जो गैसेस हैं उसके मॉलिक्यूल को पता कर लो तो आप मीठे पकवान के जो मॉलिक्यूल हैं उनका भी मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हो। ऐसा हम कर पाए क्योंकि हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन को समझ पाए। जब आप ये पढ़ रहे हो तो आप इसे न्यूमेरिकल की शक्ल में सोचना। थ्योरी का काम हो चुका, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट काम हो चुका। अब न्यूमेरिकल समझना है। ऐसे समझो, कल को हमें कभी मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा तो R1 by R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 by M1। बच्चों, जो रेट होता है ये होता क्या है? N by T या V by T। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? जहां R1 लिखा है बच्चों, वहां मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन T1 इंटू V2 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। जहां R1 अपॉन R2 लिखा है बच्चों, उसे हम मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जब मोल के फॉर्म लिखेंगे कैसे लिखेंगे? N1 अपॉन T1 इंटू N2 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। बच्चों, आप सब बहुत आसानी से समझ गए कि जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल में अपने को डाटा देखना है। डाटा रेट का है ये फॉर्मूला, डाटा वॉल्यूम का है ये फॉर्मूला, टाइम अलग अलग है तो ये फॉर्मूला, टाइम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। डाटा मोल का है तो ये फॉर्मूला, टाइम सेम है तो कैंसिल होगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली नीट पे चलना है। बच्चों, मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। मान लीजिए जहां आपके कमरे में अगरबत्ती जल रही है, उसी अगरबत्ती के पीछे आपने एक पंखा लगा दिया, ठीक है, एक फैन लगा दिया। तो जब फैन चलेगा तो जो अगरबत्ती के इंसेंस स्टिक के फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा कि कम होगा? बच्चों, अगरबत्ती जल रही है, उसके पीछे आपने एक पंखा लगा दिया। जब पंखा चलेगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेंगे कि धीरे धीरे करेंगे? जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अपना पार्शियल प्रेशर था, जैसे आपने पंखा लगाया उनका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, उससे उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन बढ़ गया। मतलब आप सब ऐसा फील कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है वो प्रोपोर्शनल टू पी होता है। यहाँ पे जो ये पी है बच्चों, ये टोटल प्रेशर नहीं है, पार्शियल प्रेशर है। मतलब हमने R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो पहले ही पता किया था। जब प्रेशर अलग अलग हो तो हम ये भी कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर दो गैसेस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है तो हम ये भी कह सकते हैं सर, हमारा जो फॉर्मूला होगा बदल के होगा R1 by R2 बराबर P1 by P2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2 by M1। इसे न्यूमेरिकल की शक्ल में सोचो। सर, हमें कब पता चलेगा कि गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है? गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, ये हमें तब पता चलेगा जब या तो क्वेश्चन में गिवन हो, पार्शियल प्रेशर गिवन हो, कंडीशन नंबर 1। अगर पार्शियल प्रेशर गिवन है तो समझ जाना अलग अलग है, ये फॉर्मूला लगाना है। इन जनरल जब प्रेशर नहीं गिवन होता है, ठीक है, तो कभी कभी सवाल आपसे कहता है
दोनों का वेट सेम है। जब वेट सेम है तो समझ जाना मोल डिफरेंट है। जब मोल डिफरेंट है तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन डिफरेंट है। जब मोल फ्रैक्शन डिफरेंट है तो समझ जाना पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूं सवाल कैसे आपको हिंट देता है, सवाल कैसे आपको संकेत देता है कि आपको समझना कब है कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है कि सेम है। अगर कभी वेट सेम बोले तो समझ जाना मोल डिफरेंट है, तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन डिफरेंट है, तो समझ जाना पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। तो कभी कभी बच्चों अपने को वेट नहीं देता है, कभी कभी साफ साफ लिख देता है डिफरेंट मोल, या लिखेगा एक के 2 मोल है, एक के 3 मोल है, राइट। जब मोल डिफरेंट हो तब भी समझ जाना वहां पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, फॉर्मूला ये लगाना है। क्लियर। कभी कभी सवाल में बच्चों जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का, उस समय एक्चुअल में हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। कभी कभी सवाल में प्रेशर अलग होता है तो कभी कभी सवाल में टेम्परेचर अलग होता है। हालांकि ये जो केस है आपके नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वही है कि मैंने जब डिफरेंट प्रेशर का बताया तो मैं डिफरेंट टेम्परेचर का भी आपको रिलेशन बता देता हूं। जब कभी सवाल में डिफरेंट टेम्परेचर दिया होगा तो उस समय हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू M2 अपॉन T2 इंटू M1 होगा। डेरिवेशन जानने की आवश्यकता नहीं, आपको तो ये समझना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है उसके कितने कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। एक ही फॉर्मूले को हम बार बार घुमा रहे हैं, राइट। कभी मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो ऐसे, डिफरेंट प्रेशर होगा तो ऐसे, डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो ऐसे। कभी कभी सवाल हमसे पूछता है कि जब गैसेस एस्केप कर रही हैं दोनों के वॉल्यूम का कंपैरिजन बताओ, राइट। किसका कंपैरिजन पूछा है? वॉल्यूम का। अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा? R1 बाई R2। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। आज किसकी बात हो रही बच्चों? वॉल्यूम की। तो क्या फॉर्मूले में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिख देते हैं सर। जहां R1 है वहां V1 बाई T1 लिख दो, चलेगा? चलेगा। जहां R2 है V2 बाई T2 लिख दो, चलेगा? चलेगा। बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1 कह दो, चलेगा? चलेगा। बच्चों हमसे कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है वॉल्यूम का, राइट। तो सवाल में हो सकता है टाइम सेम गिवन हो। जब टाइम सेम गिवन होगा तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों क्या होगा? V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। कभी कभी हो सकता है सवाल बच्चों आपसे वॉल्यूम नहीं मोल की बात करे। जब मोल की बात करे तो फिर से वही, सर हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा? R1 बाई R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। प्रेशर सेम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर डिफरेंट है तो P1 P2 के साथ में चिपकाएंगे। लेकिन मान लीजिए सवाल हमसे मोल का कंपैरिजन कर रहा तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलते हैं। जहां R1 बाई R2 है वहां लिख दे N1 बाई T1 इंटू N2 बाई T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। अगर सवाल में टाइम इक्वल है तो टाइम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला बदल के N1 बाई N2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1 हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं। वो तो बस डिपेंड ये करता है कंडीशन क्या गिवन है, उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। बच्चों कभी कभी सवाल हमसे कंपैरिजन ऑफ टाइम का बात करता है और सेम वॉल्यूम दिया है। आज सेम क्या है? वॉल्यूम। पूछ क्या था? टाइम। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। अब वॉल्यूम की बात हो रही, इसे मैं क्या कह दूंगा? V1 बाई T1 इंटू V2 बाई T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। सेम क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैंसिल कर दो, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? T2 बाई T1 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। अरे आसान है क्या बच्चों? ये सारे केसेस न्यूमेरिकल के केसेस, क्या पूछा है क्या दिया है। इनमें एक सबसे स्पेशल केस आता है लेंथ ऑफ ट्यूब वाला, ठीक। उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इमेजिन करो हमारे सामने एक ये ट्यूब है, इसमें एक तरफ से गैस आ रही है, अमोनिया गैस, और एक तरफ से गैस आ रही है, HCl गैस। कौन सी गैस आ रही? NH3 गैस। कौन सी गैस आ रही? HCl गैस। मैं आपसे पहले सवाल पूछूंगा, क्या अगर इस ट्यूब की लेंथ L है तो क्या दोनों गैसेस बिल्कुल सेंटर पे मीट करेंगी? क्या दोनों गैसेस बिल्कुल सेंटर पे मीट करेंगी? बोलो हाँ या ना। क्या दोनों गैसेस बिल्कुल सेंटर पे मीट करेंगी? सर सवाल ही नहीं उठता। सेंटर पे मीट करने का मतलब होता है कि दोनों गैसेस के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन इक्वल टाइम इंटरवल सेम है, हो ही नहीं सकता। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 17, HCl का मॉलिक्यूलर वेट है 36.5। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। जो हल्का है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, जो भारी है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है।
बच्चों आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, जब दोनों की रिएक्शन होती है तो उससे बनता है NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स। सवाल कुछ ऐसे आपसे मैं पूछ सकता हूं, जो ये व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा, जो ये व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा वो किसके नजदीक होगा? HCl के नजदीक होगा कि NH3 के नजदीक होगा? किस साइड करीब होगा? जो व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा, जो NH4Cl का फॉर्मेशन होगा, वो किस तरफ नजदीक होगा? सर इसे ऐसे समझे ना, ये अमोनिया गैस है, जल्दी 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 जा रही, और ये HCl गैस धीरे 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 यार, ये धीरे धीरे क्यों आ रही? क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। क्यों कम है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ये जल्दी 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 जा रही, ये धीरे 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 आ रही। तो यह एक बात तो पक्की है कि उतने टाइम में जितना डिस्टेंस अमोनिया ट्रेवल करेगा, उतने टाइम में HCl उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब जो व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा वो HCl के करीब होगा, NH3 से दूर होगा। बच्चों इसी सवाल का एक बड़ा खतरनाक सा रूप है, जिसे आप सब सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं एक क्लास है, इस क्लास में एक तरफ से लाफिंग गैस आई और एक क्लास में इसी तरफ से टीयर गैस गई। लाफिंग गैस एक कोने से, टीयर गैस एक कोने से। मेरा सवाल आप सबसे है, बताओ वो कौन सा बेंच होगा जिसमें बैठा बच्चा रोएगा भी और हंसेगा भी साथ साथ, रोएगा भी और हंसेगा भी साथ साथ। एक तरफ से लाफिंग गैस को रिलीज किया, एक तरफ से टीयर गैस को रिलीज किया। बताओ वो कौन सा बेंच होगा जिस पर बैठा बच्चा रोएगा भी हंसेगा भी साथ साथ? कुछ बच्चे कहते हैं बीच में, उनका कॉमन सेंस अभी भी आधा है। अरे यार कहां से बीच में? ये तो वही वाली बात हुई कि NH3 HCl की रिएक्शन होगी बीच में। भैया जब दोनों गैसेस हैं अलग अलग तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा अलग अलग। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। एक बात तो पक्की है सर, दोनों बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा। किस लेंथ पे होगा? ये जो सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये इस टॉपिक का सबसे हाई लेवल का सवाल है, जिसमें आपसे पूछता है वो लेंथ बताओ जब दोनों एक साथ रो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसे यहां ऐसे इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं जो रिएक्शन हो रही वो इधर से L1 डिस्टेंस पे हुई, इधर से L2 डिस्टेंस पे हुई। आप सब समझते हैं जो L2 होगा वो L माइनस L1 होगा। अरे इतनी डिस्टेंस L1 है, पूरी L है, तो L माइनस L1 कह दोगे? हाँ कह दोगे। अब लगाते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंसेप्ट। हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, कुछ भी सवाल दे दो डिफ्यूजन इफ्यूजन का, हमें एक ही फॉर्मूला आता है, R1/R2 बराबर M2/M1 लगाना आता है। आज सवाल में वॉल्यूम नहीं है, आज सवाल में मोल नहीं है, आज सवाल में हमें दे रखा है लेंथ। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा L1/T1 इंटू L2/T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2/M1। गौर फरमाइएगा, आज V1/T1 नहीं है, आज V2/T2 नहीं है, आज N1/T1 नहीं है, आज है L1 और L2। बस वैल्यू को पुट करो, टाइम इक्वल है कैंसिल करो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है, सॉल्व करो, आंसर आ जाता है, लेंथ आ जाता है। अब बता सकते हो किस बेंच पे बैठा साथ साथ रोएगा साथ साथ हंसेगा। ये जेई एडवांस का आया सवाल था, बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। इतना तो सवाल कभी आपके एग्जाम में नहीं आता है। आज हमारे सामने रेट ऑफ डिफ्यूजन के 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है R इक्वल टू N/T, R इक्वल टू V/T। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब की बात कर रहा तो R इक्वल टू L/T। क्लियर? यही फॉर्मूला हमें सभी सवाल में लगाना है और आंसर निकालना है। आओ इसे मैं कुछ सवालों से और पक्का करता हूं। अपने सामने सबसे पहला सवाल है बेटा, इफ इक्वल मोल्स ऑफ हीलियम एंड आर्गन, है ना। अपने सामने एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हीलियम भरी है और आर्गन भरी है, दोनों के इक्वल मोल बोल दिया। इक्वल मोल बोल दिया मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल है। बच्चों इक्वल मोल बोल दिया है मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल है। अंदर हीलियम है, अंदर आर्गन है, दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल है। यहाँ पे छोटा सा पोरस कंटेनर है, इस कंटेनर से गैसेस बाहर निकलती हैं, दोनों के अंदर के मोल बराबर हैं। जब दोनों बाहर निकलेगी तो विच गैस विल एस्केप फास्टर? सर हल्की वाली। अरे हल्की वाली, हल्की कौन है? हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4, आर्गन का 42। किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है? हीलियम का। तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? साहब हीलियम का। सवाल नंबर 1 पूछ रहा विच गैस विल एस्केप फास्टर? हीलियम। एंड हाउ मच फास्टर मतलब रेट पूछा है, तो R1/R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2/M1 वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। जब बच्चा ये सवाल सॉल्व करता है तो जो सबसे बड़ी गलती करता है वो सुन लो।
जब मैं आपसे अभी कुछ ही देर में सवाल सॉल्व कराऊंगा तो आपकी गलती कहां होती है जरा वो सुन लीजिए। आप लोग फॉर्मूला तो लिखते हो R1/R2 बराबर M2/M1, आप लोग वैल्यू भी पुट करते हो, लेकिन जो वैल्यू पुट करते हो गलत करते हो। 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, कुछ 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 कुछ। इस गलती को रोकने के लिए बच्चों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसे फॉलो करना, गलती नहीं होगी। बराबर 1 2 लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो, ये 1 है ये 2 है। जैसे अभी 1 मान लो हीलियम को, अभी 2 मान लो आर्गन को, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4, इसका 40। प्रॉपर लिखो, आप किसकी बातें कर रहे हो उसे लिखो, राइट। तो जब आप लिखोगे तो गलती नहीं होगी। यही होता है इस सवाल में सबसे बड़ा मिस्टेक। इसे अगर किसी बच्चे ने समझ लिया तो मिस्टेक नहीं होता। बच्चों इसी की तर्ज पे एक अगला सवाल है जो मैं फिर से एक बार करके बताता हूं, फिर आप करना इसके बाद। इक्वल मासेस, इस बार सवाल कह रहा है कि जो कंटेनर है उसमें दोनों गैस का मास इक्वल है। एक गैस हीलियम है, एक गैस आर्गन है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का वेट इक्वल है। स्वाभाविक सी बात है, वेट इक्वल है तो मोल इक्वल नहीं है। जब मोल इक्वल नहीं है मतलब मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। जब मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं है मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं है, सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरे मन में आता है बच्चों, R1/R2 बराबर P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। अब पहले वाला फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि अंदर मोल अलग है। सर कैसे पता चला मोल अलग है? अरे बेटा, मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं? हाँ होता है। दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। जब दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट अलग है तो मोल भी तो अलग होगा। हाँ होगा। जब मोल अलग होगा तो मोल फ्रैक्शन अलग होगा। हाँ होगा। मोल फ्रैक्शन अलग होगा तो पार्शियल प्रेशर अलग होगा। हाँ होगा। मतलब फॉर्मूला ये लगाना है, ये समझ में आया। देखते हैं सवाल हमसे पूछा क्या है। सवाल पढ़ते से ही इतना मेरे मन में आ गया। आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। सर सवाल खत्म है, हमसे रेशियो पूछा है रेट का। सर फॉर्मूला लगाते हैं, R1/R2 बराबर P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। हाँ 1 और 2 को तसल्ली से लिख लो। 1 किसे माने? सब हीलियम को। 2 किसे माने? आर्गन को। हीलियम का वेट 4, इसका 40। क्लियर? आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों का वेट, तो दोनों का वेट सॉरी दोनों का रेट पूछ रहा है। इसका वेट भी डब्ल्यू, इसका वेट भी डब्ल्यू। इसके मोल लिख लेते हैं भाई। अपन जब पी लिखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर लिखना है, पार्शियल प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों वो होता है मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर फ्रॉम डाल्टन लॉ, याद है आप सबको? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन लॉ से, याद है? अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू Pt, याद है? मतलब हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल के प्रोपोर्शनल है। जो पार्शियल प्रेशर है मोल के प्रोपोर्शनल है। वैसे भी आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो यार, एक कंटेनर के अंदर 4 मॉलिक्यूल है और उसी कंटेनर में 4000 मॉलिक्यूल है। कब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा? सर 4000 में। क्यों? सर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। गैसेस का प्रेशर होता नहीं, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है, धक्का देती हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो प्रेशर है वो मोल के प्रोपोर्शनल है। मतलब R1/R2 बराबर N1/N2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। बस वैल्यू तसल्ली से पुट करना है, दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। N1 मतलब मोल, वेट लिखो, कैसे लिखोगे? W/4 इंटू W/40। 2 किसे माना है? आर्गन को। तो सारा डाटा वैसे लिख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 40/4। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, W से W कैंसिल होगा। सॉरी, W से W कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आप सबके सामने होगा। सभी लोग मुझे बताएंगे जो रेशियो ऑफ रेट आता है वो कितना आता है। एग्जैक्टली यहां से जो आंसर आता है बच्चों वो आंसर आता है R1/R2 इक्वल टू 10√10। श्रेय यार सुनते नहीं हो फिर पूछ रहे हो। एक बच्चा मुझसे पूछा, सर इससे पहले वाले में तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल नहीं था। बेटा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होने से कुछ हो रहा है क्या? पहले वाले सवाल में मोल इक्वल था, ये इक्वल मोल और इक्वल वेट, इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है?
सोते सोते तो पढ़ते हो। श्रेय जागो बेटा जागो। ऑलराइट, ये जो हमने सवाल किया, तो इस सवाल का आंसर आया R1 by R2 इक्वल टू 10√10। अगर आप सबको समझ में आया तो अगला सवाल, अरे यार इसका सोल्यूशन दे रखा है। अगर आप सबको समझ में आया, एक मिनट में सोल्यूशन मिटा देता हूं वरना ओवर राइटिंग जैसा हो जाएगा ना। अगर आप सबको समझ में आया तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है, हाँ मैंने वो सॉल्यूशन मिटा दिया जो ऑलरेडी प्रिंटेड था, अपना वाला नहीं मिटाया। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। प्रॉपर 1 और 2 लिखो। हर्षित जल्दबाजी में नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक यहां बहुत होती है। तसल्ली से लिखो, लिखो 1, लिखो 2, गैस उसे x मान लो, दूसरी गैस हाइड्रोजन है लिखो, इसके मॉलिक्यूलर वेट को m लिखो, इसके 2 लिखो। लिखो यार तब मजा आएगा, नहीं तो इसे मॉलिक्यूलर वेट को भी x ही रहने दो, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो, बट 1 2 करो। फिर कहता है which diffuses 1/50 as fast as hydrogen, मतलब अगर इसका रेट r है तो इसका रेट है 1/50 टाइम्स ऑफ r। इसे लिखोगे तब आप सॉल्व करोगे। अब लगाओ फॉर्मूला, आंसर आएगा। तो जो आंसर आता है इसका बच्चों, दैट इज, जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे ही फॉर्मूला सीधे वैल्यू पुट की ना, तो पक्का गलत वैल्यू पुट करते हो और गलत आंसर निकालते हो। बहुत बढ़िया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उस बच्चे का नाम है, उस बच्चे का नाम है जिसने सबसे पहले सवाल का सही आंसर दिया, उसका नाम है सत्यजीत मोहंती। सत्यजीत ने सवाल का सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू 5000। कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला, बस वैल्यू पुटिंग सही करें। वैल्यू पुटिंग सही करोगे तो आंसर गलत आ ही नहीं सकता। और वैल्यू पुटिंग सही करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीके से 1 2 लिखो, गलती नहीं होगी। बिना वो 1 2 लिखे करोगे तो गलती आप करते हो। अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। यहां लिखा है हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर हाफ ऑफ द वॉल्यूम, half of the volume of the neon to escape। तसल्ली से 1 और 2 लिखो, और नियॉन का मैंने आपको एटॉमिक वेट भी दे रखा है 20। सोचो फॉर्मूला कौन सा लगाएं। वॉल्यूम की बात कर रहा, टाइम की बात कर रहा, तो वॉल्यूम और टाइम वाला लगाओ ना। वॉल्यूम की बात कर रहा और टाइम की बात कर रहा, तो वॉल्यूम और टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए। आपको तो एक ही फॉर्मूला आता है, R1 by R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 by M1। ठीक है, अब सवाल कह रहा है फिल्ड विद हाइड्रोजन एंड नियॉन, कुछ नहीं बोला तो इक्वल मोल मान लो, इक्वल प्रेशर ये लगाना है। अब वॉल्यूम और टाइम की बात कर रहा तो क्या कहोगे, V1 by T1 into V2 by T2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 by M1। बस वैल्यू पुटिंग तसल्ली से करो, गलत हो ही नहीं सकता। वैल्यू पुटिंग तसल्ली से करें। वैल्यू पुटिंग तसल्ली से करें एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14.4 आवर्स। 14.4 आवर्स।
2/3 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और हाफ वॉल्यूम है नियॉन का। V1 पता, V2 पता, T1 पता, M2 पता, M1 पता, बस T2 तो नहीं पता। वैल्यू रखना है और आप सॉल्व करना है। How long will it take for half of the volume of the neon to escape? मतलब नियॉन के हाफ वॉल्यूम को escape करने में कितना समय लगेगा? हाफ वॉल्यूम को escape करने में कितना समय लगेगा? बस। तो पहले वाले का वॉल्यूम दे रखा है 2/3, दूसरे वाले का वॉल्यूम हाफ निकाल के सॉल्व कर लो यार। कैलकुलेशन इतनी तो करनी पड़ेगी बेटा। मैंने फिर बताया, एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 14.4 आवर। बच्चों, एक आखिरी सवाल आपको मैं देता हूं, अब सही करना। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। यहां पे कंपोजिशन का मतलब है मोल रेशियो। मतलब जो कंपोजिशन का रेशियो निकालना ना, उसमें मोल का रेशियो निकालना। सवाल को समझो, तसल्ली से डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो। मोल का रेशियो पूछा है, बता देता हूं और आपको एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर आपका इसी ऑप्शन में होना चाहिए हर्षित। ऑप्शन से बाहर आंसर नहीं देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से एक चुनना है। सही आंसर आ चुका है। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है प्रद्युमन यादव। प्रद्युम्न ने सबसे पहले सही आंसर दिया, उसके बाद सचिन सौरभ ने, उसके बाद आशुतोष व्यास ने, हर्षित मित्तल ने, जितेंद्र कुमार डांगी ने, बहुत बढ़िया, सचिन सौरभ ने, बहुत अच्छे यार, गौरव शुक्ला, अमनदीप, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, बहुत ही आसान सवाल था यार, आपको बस समझना था दिया क्या है, पूछा क्या है। एक बार आप सबका ध्यान चाहिए। सबसे पहले डायग्राम बना के फील करो। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का रेशियो दिया है, मतलब ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब इसका 2V है, इसका 1V है, मतलब इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है। अरे जो वॉल्यूम होता है वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है, तो रेशियो है तो मान लो ना, इसके 2 मोल है, 1 मोल है। मतलब जब मोल अलग अलग हैं तो एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि अंदर का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। जब मोल अलग अलग है तो एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि अंदर का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। जैसे ही दिमाग में स्ट्राइक करता है अंदर का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया R1/R2 इक्वल टू P1/P2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2/M1। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में आ गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। हमसे कह रहा है इज अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस कमिंग आउट। मतलब इस होल से जो गैस आ रही है ना, तो आप सब अच्छे से जानते हो, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होगा। मतलब उतने टाइम में ऑक्सीजन के जितने मोल ट्रेवल किए होंगे उतने ही टाइम में हाइड्रोजन के ज्यादा मोल ट्रेवल करेंगे। सर हाइड्रोजन के ज्यादा मोल क्यों ट्रेवल करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अच्छा यार, अपने से कंपोजिशन का रेशियो पूछा है, अपने से मोल का रेशियो पूछा है भाई, तो R1 बाई जहां R2 है ना, अपन फॉर्मूला लगाते हैं N1/T1 इंटू N2/T2 बराबर P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। T से T कैंसिल हो जाएगा। अपने से पूछा है मोल का रेशियो, तो N1/N2। अब जब वैल्यू पुट करना होता है सबसे पहले तसल्ली से लिख लिया करो 1 और 2 यार। हम किसको 1 2 माने ये सोच लिया करो। हाइड्रोजन को मान रहे हैं 1, ऑक्सीजन को मान रहे हैं 2। प्रारंभ में इसके मोल कितने हैं 2, इसके मोल कितने हैं 1, इसके मोल है 2, मतलब हम इसका पार्शियल प्रेशर भी इसी के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम सारा डाटा इसके हिसाब से रख सकते हैं। तो P1 को लिख देता हूं मैं 1, P2 को लिख देता हूं वो सॉरी P1 को लिख देता हूं 2, P2 लिख देता हूं 1 इंटू अंडर रूट ऑफ M2/M1। 2 किसे माना है? ऑक्सीजन को। हो जाएगा 32, 32/2, तो 32/2 16, अंडर रूट ऑफ 16 कितना आ गया 4, 4 2 8। मतलब बच्चों यहाँ से जो रेशियो आता है N1/N2 का आता है 8:1। हमने क्या किया, एक बार पूरे अप्रोच को समझ लो।
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 8:1। बच्चों यहाँ पे जो सवाल आते हैं, मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, एक ही फॉर्मूला लगाते हैं हर जगह। हाँ, समझना पड़ता है डाटा क्या गिवन है, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बीओजी, बिहेवियर ऑफ गैस। लेकिन फिर भी हम जिस गैस की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम जब गैस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा जो डिस्कशन होता है वो रियल गैस पे होता है, ठीक है। लेकिन गैसेस को समझने के लिए सबसे पहले जो हमने कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट दिया आइडियल गैस का। आइडियल गैस की मदद से हमने रियल गैस को समझा। तो जो सबसे पहला अपने कंसेप्ट बनाया ना, वो आइडियल गैस का बनाया। तो अगर मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों आइडियल गैस क्या होती है, तो बच्चे मुझे तुरंत जवाब देते हैं, सर पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस होती है। गलत। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस वो गैस होती है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है। तो फिर आइडियल गैस कौन सी होती है? हमने गैसेस को पढ़ने के लिए, गैसेस को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाया। मैंने कहा अगर कभी गैस ऐसी होती है जिसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स जीरो होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए, और गैसेस के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर कभी किसी गैसेस के अंदर ऐसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हमने कहा वो आइडियल गैस है। हाँ, जिस गैस के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, वो गैस गारंटी से पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई करती है। मतलब आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई करती है। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, और साथ में गैसेस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। और जब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं बच्चों, तभी तभी वो आइडियल गैस होता है। लेकिन हम तो आइडियल गैस पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं रियल गैस। हमारे आसपास जो गैसेस हैं उनमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहली कंडीशन थी कि जो इंटरेक्शन है नेग्लिजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में हमारे आसपास जो रियल गैसेस हैं उनमें जो इंटरेक्शन है वो होता है। कुछ कंडीशंस पे अट्रैक्शन होता है, तो उन्हीं गैसेस में कुछ कंडीशन पे रिपल्शन होता है। मतलब आइडियल गैस का जो पहला अजम्पशन था वो रियल गैस में सेटिस्फाई नहीं होता है। आइडियल गैस का दूसरा अजम्पशन था कि मॉलिक्यूल का जो साइज है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। रियल में ऐसा नहीं होता है। जब दोनों अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होते तो स्वाभाविक सी बात है इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होगा। मतलब जो रियल गैसेस होती है उनमें पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होता है। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, रियल गैसेस में पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होता है। तो जब कोई चीज बराबर नहीं होती तो दो ही बातें होती हैं, या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है। कभी कभी पीवी एनआरटी से बड़ा होता है, किसके लिए? रियल गैसेस के लिए। तो कभी कभी पीवी एनआरटी से छोटा होता है, किसके लिए? रियल गैसेस के लिए। जब पीवी बड़ा आने लगा, हमने उसे कहा पीडी, बोले तो पॉजिटिव डेविएशन। सर आप इसे डेविएशन क्यों बोल रहे हो? डेविएशन इसे ऐसे बोल रहे हैं बेटा, जैसे मान लो हमने एक आइडियल बच्चे का कंसेप्ट बनाया। मैंने कहा आइडियल बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो साल भर हर दिन, न दिवाली न दशहरा न संडे न मंडे, जो साल भर हर दिन 18 घंटे पढ़ता है इफेक्टिवली, वो बच्चा आइडियल बच्चा है। हमने आइडियलिटी का कंसेप्ट बना लिया। इस कंसेप्ट पे जो चलेगा, इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे जो चलेगा, मैंने कहा वो बच्चा आइडियल है, उसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आएगी। लेकिन जब हमने इंडिया में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ऑब्जर्व किया, तो हमारी बनाए आइडियलिटी की स्केल के हिसाब से कोई न चला। ऐसा एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला जो साल भर हर दिन 18 घंटे इफेक्टिव पढ़ता हो। मतलब हमारे आसपास रियल बच्चे हैं। हमने जो कंसेप्ट दिया वो आइडियल बच्चे का दिया, हमने जो अजम्पशन लिया उस अजम्पशन रियल बच्चे फुलफिल नहीं करते थे। लेकिन जब हमने उन बच्चों को ऑब्जर्व किया तो पता चला कुछ ऐसे बच्चे थे जो 18 की बजाय 20-20 घंटे भी पढ़ते थे। मैंने कहा ये बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। आप समझ सकते हो कैसे खराब होगी। उन बच्चों में हुआ पॉजिटिव डेविएशन।
लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल 4 मिनट भी नहीं पढ़ते थे, उनमें गंदा वाला नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन मतलब भटकाव। हमारी बनाई लाइन से बच्चों में भटकाव हुआ, हमारी बनाए आइडियलिटी के कंसेप्ट से जो रियल गैसेज है उनमें भटकाव हुआ। भटकाव उनमें नहीं है, हमने जो कंसेप्ट बनाया उससे भटकाव है। जो बच्चा 4 मिनट पढ़ता बोले साहब मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है, तो भटकाव उसमें नहीं है, भटकाव हमारे बनाए आइडियलिटी के कंसेप्ट से। मैंने नियम बनाया ना 18 घंटे पढ़ने वाला आइडियल, क्यों ऐसा नियम बनाया? खैर वही वाली बात यहां पर भी है। आइडियल गैसेस का हमने एक कंसेप्ट दिया, जो उस कंसेप्ट को फॉलो करता है वो आइडियल गैस है, जो उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता वो रियल गैस है। तो रियल गैसेस में हमने कहा हमारे बनाए कंसेप्ट से डेविएशन आता है। डेविएशन कभी पॉजिटिव आता है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन है बच्चों उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा पीडी। जो पॉजिटिव डेविएशन है बच्चों उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा पीडी। और कभी कभी पीवी एनआरटी से छोटा आया उसे हमने कह दिया निगेटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन को हम लोग बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एनडी। मतलब जो रियल गैसेस हैं उनमें हमारे बनाए कंसेप्ट से डेविएशन है, कभी पीडी है तो कभी निगेटिव है। एक बच्चा सुन रहा था, उसने मुझसे सवाल पूछा, सर आपने कहा कि आइडियल बच्चा वो बच्चा है जो 18 घंटे पढ़ता है। मैंने कहा लेकिन आसपास हमारे आइडियल बच्चे नहीं। मैंने कहा पर सर जितने भी रियल बच्चे हैं क्या वो उस आइडियल वाले कंसेप्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते? मैंने कहा बिहेव तो कर सकते, बिहेव तो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम आता है एग्जाम के पहले देखो वो 18 घंटे पढ़ने लगते हैं। मतलब वो रियल बच्चे एक दिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आइडियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। वही कंसेप्ट यहां पे भी लगता है। रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर सकती है उस सिचुएशन पे। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूं। इन विच कंडीशन कैन रियल गैस ऑबे क्लोजली द आइडियल गैस इक्वेशन? वो कौन सी सिचुएशन है जब रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ऑबे करेगी? कहने का मतलब है वो कौन सी सिचुएशन है जब रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करेगी, जब रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। बच्चों ना तो वो आइडियल है ना कभी होगी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होगी जब वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। रियल बच्चा आइडियल बच्चा नहीं बन सकता, साल भर हर दिन 18 घंटे नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ दिन कुछ पल कुछ एग्जाम के पहले के वो दिन हो सकते हैं जब सच में वो हमारे बनाए आइडियलिटी के कंसेप्ट से मैच कर जाए। तो अगर गैसेस में आप प्रेशर बहुत कम कर दो, दैट इज प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो प्रेशर बहुत कम करने से और टेम्परेचर बहुत ज्यादा करने से, राइट, प्रेशर बहुत कम करने से और टेम्परेचर बहुत ज्यादा करने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं। आपने प्रेशर बहुत कम कर दिया, जब प्रेशर बहुत कम करोगे तो मॉलिक्यूल दूर 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 होंगे, इतने दूर होंगे कि उनमें किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं लगता। और क्योंकि टोटल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो गैसेस का मॉलिक्यूल टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो प्रेशर तो बहुत कम होना चाहिए। वहीं पे आते हैं टेम्परेचर पे। बच्चों समझिएगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जरा देखना वीडियो को, गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऐसे मूव करेंगे। तो इतना ज्यादा मूवमेंट होता है कि उनके अंदर जो इंटरेक्शन होता है ना के बराबर होता है। भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरेक्शन फोर्सेस कमजोर होंगे, और अगर मुझे किसी गैस को रियल गैस की तरह बिहेव कराना है तो मुझे उन्हीं दोनों अजम्पशन को फुलफिल करना है। कौन से अजम्पशन? सर एक तो इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ना के बराबर होना चाहिए, और उसका जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इन द रीजन ऑफ वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। रियल गैसेस आइडियल गैस बनती नहीं है, बिहेव करती हैं। ये वही वाला आलम है कि एग्जाम के एक दिन पहले हर वो शैतान और नादान बच्चा आइडियल की तरह बिहेव करता है। कितना पढ़ता है कि जैसे एक दिन में 720 नंबर लेकर आएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट समझाया, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर थर्ड वाला पॉइंट समझाना। अरे यार फर्स्ट वाला पॉइंट समझ लो, थर्ड सेकंड फोर्थ सब समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो सोचो जब प्रेशर बहुत कम होगा बेटा, टेम्परेचर लो। अरे यार एक बच्चा कह रहा है सर टेम्परेचर लो क्यों? टेम्परेचर लो लिखा है टेम्परेचर हाई लिखा है? पढ़ो जरा फर्स्ट पॉइंट में, रताणु पढ़ो क्या लिखा है, टेम्परेचर लो है कि टेम्परेचर हाई है बेटा? टेम्परेचर हाई होगा। चलो छोड़ो रताणु, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मान लो आपके सामने दो बॉल है, आपके सामने दो बॉल है, ठीक है,
ऐसे हैं, पकड़ना आसान है। अभी बॉल ऐसे हो गई, पकड़ना आसान है। अरे बोलो, अच्छा चश्मा भूल गया। ओके, ऐसा ऐसा अभी पकड़ना आसान है क्या? नहीं। जब हाई एनर्जी होती है ना, तो हाई एनर्जी होने पे उनके बीच में इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा मतलब हाई एनर्जी मतलब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वेरी वेरी लेस है। क्लियर बच्चों? तो ये जो सवाल था इसमें यही पूछा है कि कब बिहेव करती हैं, तो इन द रीजन ऑफ वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर बिहेव लाइक आइडियल गैस है। हम लोग तो पढ़ रहे हैं रियल गैस, आप सबका ध्यान चाहिए। जैसा मैंने कहा जो रियल गैसेस होंगी उनमें होगा डेविएशन, कभी होगा पीडी तो कभी होगा एनडी, कभी होगा पीडी तो कभी होगा एनडी। बच्चों इसे थोड़ा सा फील करते हैं, राइट? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। इमेजिन करो गैसेस जब आइडियल होती, कंपैरिजन आइडियल से ही हो रहा है। कोई गैस अपने आप में पीडी नहीं, कोई गैस अपने आप में निगेटिव नहीं। जो बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा, हो सकता है वो 4 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहा, तो 4 घंटे पढ़ना बुरी बात नहीं है। निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन बुरी बात नहीं है। बात चल रही हमारे बनाए आइडियलिटी के कंसेप्ट से डेविएशन का मतलब क्या है, राइट? तो हमारा बनाया आइडियलिटी का कंसेप्ट है पीवी बराबर एनआरटी का। पल भर इसे फील करना। मान लो कोई आइडियल गैस है और आइडियल गैस के लिए P इंटू वी, लेट से P की वैल्यू ले लेते हैं 2 और V की वैल्यू है 5, ठीक? P इंटू V का जो प्रोडक्ट है वो है 10, मतलब जो एनआरटी है वो है 10। सुनना ध्यान से, अगर आइडियल गैस होता तो P इंटू वी का प्रोडक्ट 10 होता, आपने प्रेशर को बढ़ाया होता, तो उसी के अनुसार वॉल्यूम घट गया होता। एक ऐसे बढ़ा होता, एक ऐसे घटा होता कि एक बढ़कर लेट से 4, एक घटकर लेट से 2.5, एक बढ़कर एक घटकर ऐसे हुआ होता कि प्रोडक्ट 10 रहा होता। अगर आइडियल होता तो ऐसा होता, अगर आइडियल होता तो ऐसा होता, पर अपने पास तो आइडियल नहीं है। बच्चों हमारे पास आइडियल नहीं है, तो सिचुएशन नंबर 1, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर आइडियल होता तो जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे वॉल्यूम कम होता, पर ऐसे कम होता कि दोनों का प्रोडक्ट 10 होता। पर आज जो गैस हमारे सामने है उसमें पीडी हो रहा। ये कहने का मतलब है उसका जो पीवी है हमारे बनाए आइडियलिटी से ज्यादा 10 होना चाहिए, पर वो 12 है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते हो गया 4। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घट के होना चाहिए था 2.5, लेकिन घट के हो गया 3, तो कितना हो गया 12। जरा समझिएगा, अगर आइडियल होता तो 2.5 होता, पर वो आइडियल नहीं है तो उसका वॉल्यूम 2.5 से ज्यादा 3 है। अब इसका हमने कंक्लूजन निकाला यार, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम घटते घटते 2.5 नहीं 3 है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं तो गैसेस कंप्रेस नहीं हो रही हैं। हमने कंक्लूजन निकाला कि सर अगर कभी पॉजिटिव डेविएशन आता है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वॉल्यूम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, वॉल्यूम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है का फील है, गैसेस कंप्रेस नहीं हो रही। अरे यार, कंप्रेस होती तो 2.5 होता, पर गैसेस कंप्रेस होने का नाम ही नहीं ले रही। बोले हम नहीं दब रहे, हम नहीं प्रेस होंगे। मतलब जो उसका वॉल्यूम है आइडियल में जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से अगर निगेटिव डेविएशन होता, तो निगेटिव डेविएशन होता तो पल भर के लिए मान लो जो पीवी है उसकी वैल्यू 8 होती, 10 से कम होती ना, मतलब जो पीवी है एनआरटी से छोटा होता। पीवी 8 है का मतलब क्या है, अगर आइडियल होता तो 2 इंटू 5 बराबर 10 होता, हमने प्रेशर को बढ़ाया होता तो वॉल्यूम 2.5 हो गया होता, तभी तो 10 होता। लेकिन आइडियल नहीं, वो रियल है। हमने प्रेशर को बढ़ा के 4 तो किया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 2 हो गया, मतलब 8 हो गया। वॉल्यूम होना चाहिए था 2.5, लेकिन हो गया 2। दबना चाहिए था इतना, पर दब गया इतना, ज्यादा दब गया। पहला वाला दबना ही नहीं चाह रहा, दूसरा वाला ज्यादा दब गया। हमने इसी से कंक्लूजन निकाला। सर इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे ही हमने कहा पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब जितना वॉल्यूम होना चाहिए उससे ज्यादा है। उसी प्रकार से निगेटिव की बात करें, जितना वॉल्यूम होना चाहिए उससे कम है। होना कितना चाहिए था आइडियल के हिसाब से 2.5, है कितना 2। इसका मतलब ये है सर कि जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें वॉल्यूम ज्यादा है,
तो वॉल्यूम ज्यादा है का मतलब है गैसेस कंप्रेस नहीं हो रही। हम कहेंगे अगर कभी किसी रियल गैस में पीवी एनआरटी से बड़ा आता है, इसका मतलब है कि गैसेस कंप्रेस नहीं हो रही। ठीक उसी प्रकार से अगर कभी पीवी एनआरटी से छोटा आता है, मतलब गैसेस ज्यादा कंप्रेस हो रही। होना चाहिए 2.5, हो गया 2, तो कंप्रेस हो गया ना। बच्चों, एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गैसेस कंप्रेस नहीं हो रही, तो कंप्रेस नहीं होना चाह रही, तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? विच फोर्सेस आर डोमिनेटिंग? उसके अंदर कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स। इसी वजह से जिन रियल गैसेस में पीडी होता है, उन गैसेस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होता है, और जिन गैसेस में एनडी होता है, उन गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है। बच्चों, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, किसे पढ़ाना आसान होगा? जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाना आसान होगा, कि जो कसम खा के बैठा है मुझे नहीं पढ़ना, उसे पढ़ाना आसान होगा? वेयर इट इज इजी टू टीच, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाना आसान होगा, कि जो कसम खा के बैठा है हमें नहीं पढ़ना, उसे पढ़ाना आसान होगा? आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाना आसान होगा। तो मेरा अगला सवाल ये है, जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे लिक्विफाई करना आसान होगा, कि जिसके अंदर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा उसे लिक्विफाई करना आसान होगा? किस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा? जिसके अंदर अट्रैक्शन वाले गुण हैं उसको लिक्विफाई करना आसान होगा, कि जिसके अंदर कसम खा के बैठे हैं हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसे लिक्विफाई करना आसान होगा? क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया सर। जो पहली गैस है जिसमें पीडी है, उसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब उन्हें लिक्विफाई करना आसान नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा केसेस है जिसमें निगेटिव डेविएशन हो रहा है, तो निगेटिव डेविएशन होने का मतलब है उसमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब उसे लिक्विफाई करना आसान होगा। बच्चों, हमने बातों बातों में समझ लिया कि गैसेस में डेविएशन होता है। डेविएशन दो तरह का होता है, एक पीडी दूसरा एनडी होता है। आज हमारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो गैस ए है और गैस बी है, ठीक है। मैंने कहा दोनों ही पीडी शो कर रहे हैं। अच्छा, दोनों पीडी शो कर रहे हैं मतलब दोनों में रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ किस गैस में ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है। आज आप जितने कंसेप्ट जानते हो उतने कंसेप्ट के बेसिस पे आप मुझे ये तो बता सकते हो कि सर दोनों में पीडी है कि दोनों में एनडी है। पीवी की वैल्यू निकालोगे, पीवी एनआरटी से ज्यादा आएगा तो पीडी, पीवी एनआरटी से कम आएगा तो एनडी। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि दोनों में किसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, तो आप बता नहीं सकते। इसी चीज को बताने के लिए हमने एक नया टर्म बनाया जिसका नाम रखा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बच्चों, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फैक्टर बनाया और फैक्टर से ऐसे सवालों का जवाब देना आसान हुआ। कैसे, मैं समझाता हूं। तो जेड को हमने डिफाइन कैसे किया? पीवी अपॉन एनआरटी। अब तीन सिचुएशन होगी, कभी कभी पीवी एनआरटी से बड़ा होगा, तो कभी कभी पीवी एनआरटी से छोटा होगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा उसी गैस के लिए कि पीवी एनआरटी के बराबर होगा। आप सबके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से सेट हो जाए, मैं अलग अलग गैसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही गैस की बात कर रहा हूं। एक ही गैस में कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि पीवी एनआरटी से बड़ा होगा, एक ही गैस में परिस्थितियां कभी ऐसी होंगी कि पीवी एनआरटी से छोटा होगा, और उसी गैस में कभी ऐसा भी होगा कि पीवी एनआरटी के बराबर होगा। बच्चों, जब पीवी एनआरटी से बड़ा होगा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो z ग्रेटर देन 1 होगा। जब पीवी एनआरटी से छोटा होगा मतलब z लेस देन 1 होगा। जब पीवी एनआरटी के बराबर होगा मतलब z इक्वल टू 1 होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मान लो मेरे पास एक गैस ए है, एक गैस बी है। ए वाले का z है 1.1, बी वाले का z है 1.5। सवाल नंबर 1, दोनों में पीडी है कि एनडी? दोनों में पीडी है कि एनडी? बोलो, दोनों में पीडी है कि एनडी? पीडी। बहुत बढ़िया। मेरा अगला सवाल, दोनों में रिपल्सिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव फोर्स? दोनों में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा कि अट्रैक्टिव फोर्स? बोलो, दोनों में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग कि अट्रैक्टिव फोर्स? बहुत बढ़िया, आप सबने सही जवाब दिया, रिपल्सिव फोर्स। एक बच्चा हिमांशु है, वो लिख रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, कसम खा के बैठा है। खैर, दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, ये तो आपको समझ में आ गया। मेरा अगला सवाल, बताओ दोनों में किसमें ज्यादा रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? दोनों में से किस गैस में रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेटिंग? अरे वाह, आप सबने सही जवाब दिया बी। आप सब समझ गए आखिर हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्यों बनाया। पॉजिटिव डेविएशन होता है, पहले बता देते। कैसा होता है रिपल्सिव अट्रैक्टिव, पहले बता देते।
किसमें ज्यादा है किसमें कम है हम ये बता पाए क्योंकि हम जेड को फील कर पाए। बच्चों आप सब एक चीज तो समझ गए हो कि जिस गैस में जेड ग्रेटर देन 1 है उसमें पीवी एनआरटी से बड़ा है, वो गैस लेस कंप्रेसिबल है कि मोर कंप्रेसिबल है? वो गैस लेस कंप्रेसिबल है कि मोर कंप्रेसिबल है? बोलो ना यार, थोड़ा फील कर करके बोलना। नहीं लिखो चलेगा पर जहां बैठे हो जरूर बोलना। बेटा वो लेस कंप्रेसिबल है कि मोर कंप्रेसिबल? लेस कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल को हम लोग बोल सकते हैं इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उसके जीवन में डोमिनेट कर रहे हैं। मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैंने नहीं कहा उसके अंदर केवल रिपल्सिव फोर्स है, मैं कह रहा हूं रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। अगर कभी z लेस देन 1 है इसका मतलब जो गैस है वो कंप्रेसिबल है, जो गैस है वो कंप्रेस हो सकती है। इसका मतलब उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कि अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं कह रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग कहने का मतलब है कि उसके जीवन में अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। हाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। वहीं पे उसके जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जब z बराबर 1 हो जाता है, जब पीवी बराबर एनआरटी हो जाता है, न जाने कितने बच्चों के मन में एक वहम बैठा होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब z बराबर 1 होता है वो सिचुएशन ऐसा होता है उस रियल गैस के जीवन में जब अट्रैक्टिव फोर्स बराबर रिपल्सिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल होता है, उस वक्त उसके जीवन में आइडियल जैसा बिहेवियर होता है। मैंने नहीं कहा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जीरो होता है, मैंने कहा दोनों इक्वल होता है। नो नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नो नेट रिपल्सिव फोर्स। मतलब आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि रियल गैस में आइडियल गैस तब बनता है जब दोनों फोर्स इक्वल होता है। बच्चों के जहन में ऐसा बैठा होता है कि सर रियल गैस आइडियल गैस बनेगा तो उसके अंदर इंटरेक्शन जीरो होगा। इंटरेक्शन जीरो होना बस एक केस नहीं है, इंटरेक्शन इक्वल होके भी वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है। जीरो हुआ तो बल्ले बल्ले, जीरो नहीं हुआ मतलब अगर दोनों फोर्सेज इक्वल है तब भी वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है। इसी चीज को समझाता हूं मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से। बच्चों हमने एक ग्राफ बनाया और जो ग्राफ बनाया z वर्सेस p के बीच में बनाया। आप सभी जानते हो जो z है वो है pv अपॉन nRT। हमने इस ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर लिया। सुनते चलना हर्षित कुमार, हमने इस ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर लिया। z कभी 1 से बड़ा होगा, z कभी 1 से छोटा होगा, z कभी 1 के बराबर होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ही रियल गैस के जीवन में कभी पीडी तो कभी एनडी तो कभी आइडियल वाली सिचुएशन होगा। अलग अलग गैसेस की बात नहीं हो रही, एक ही गैस की बात हो रही। कभी उसके जीवन में पीडी होता है तो कभी उसके जीवन में एनडी होता है तो कभी उसके जीवन में आइडियल वाला सिचुएशन होता है। इसी चीज को समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। हमने ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर लिया। जब अलग अलग गैसेस का ग्राफ बनाया तो देखने में नजारा कुछ ऐसा नजर आया। अरे भाई ये क्या है? एक्स एक्सिस पर प्रेशर बढ़ रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। मिसकंसेप्शन नंबर 1, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो प्रेशर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। 10 एटीएम, 50 एटीएम, 100 एटीएम, 200 एटीएम, 800 एटीएम। सुनो, जब मैं बोलूं हाई प्रेशर तो ना सोचना 2 एटीएम, आज 2 एटीएम हाई नहीं है, 800 एटीएम, 600 एटीएम प्रेशर हाई है। जब मैं बोलूं लो प्रेशर 0.1 1 2 3, जब मैं बोलूं मॉडरेट प्रेशर 5 6 7 8 9 10 20। समझना मेरी बातों को, हमने जब गैसेस को अलग अलग प्रेशर रीजन में उनके डेविएशन को स्टडी किया तो हमने पाया, जैसे CH4 की बात कर रहा हूं मैं, राइट, हमने पाया कि जो CH4 गैस है वेरी वेरी लो प्रेशर, मैंने लो प्रेशर नहीं बोला, वेरी 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 लो प्रेशर। अब वो है जिसे आप लो सोचते हो, मतलब 0.1 0.001। वेरी वेरी लो प्रेशर में CH4 बिल्कुल इस पॉइंट पे था, होना भी चाहिए। जब बहुत 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 कम प्रेशर होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, आइडियल जैसा बिहेवियर होगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, मॉलिक्यूल पास पास आते गए आते गए आते गए, प्रेशर बढ़ाते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटीएम तक, 15 एटीएम तक प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉडरेट प्रेशर तक ला रहे हैं।
15, 20, 25 गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, उनमें सबसे पहले अट्रैक्शन फोर्स जन्म लेता है। इसीलिए कहा जाता है गैसेस के अंदर जो जनरली फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है, ये उनका जनरल फोर्स है। सर इसे हम जनरल फोर्स क्यों कहते हैं? इन जनरल एक एटीएम, दो एटीएम, तीन एटीएम, चार एटीएम पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ही होता है। कभी 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 पोलर अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता तो सिंपल वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है। लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल में इन जनरल अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। आप गैसेस के मॉलिक्यूल को पास पास ला रहे हो, वो गैसेस जो वेरी वेरी लो प्रेशर पे था, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो डेविएशन था, जो बिल्कुल आइडियल गैस की तरह था, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स का आना, नेगेटिव डेविएशन का आना, मतलब z लेस देन 1, ग्राफ नीचे गया। हम प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जैसे हम बढ़ाते बढ़ाते उसे हाई प्रेशर में लेके आते हैं। जरा सिचुएशन की इमेजिन करिएगा, गैसेस बिल्कुल दूर दूर थे, वेरी वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बढ़ा रहे मॉलिक्यूल पास पास आ रहे, प्रेशर बढ़ाते 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 बहुत बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया 200, 300, 400 एटीएम। अब गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास है, गैसेस के एटम पास पास है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन शुरू हो जाता है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, चाहे N2 हो, चाहे H2 हो, चाहे हीलियम हो, चाहे CH4 हो, चाहे कोई भी गैस हो, इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन में सभी गैसेस पीडी ही शो करती हैं। सर हाई प्रेशर का मतलब 200, 300, 400, 500 एटीएम। हाई प्रेशर में सभी गैसेस के एटम बिल्कुल करीब करीब होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा, मात्र एक ही फोर्स उनके जीवन में होगा, रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेटिंग। क्लियर? लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं, जब लो प्रेशर का रीजन है, हेलो, हम इसे लो प्रेशर बोल रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 आपके लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम गैसेस को पढ़ रहे हैं, इसे लो प्रेशर बोल रहे हैं। जो लो प्रेशर का रीजन हो, इन जनरल कोई भी गैसेस हो उसमें अट्रैक्शन बिहेवियर होता है, चाहे N2 की बात करो, चाहे CH4 की बात करो, चाहे किसी गैस की बात करो। इन जनरल जो रियल गैसेस होती हैं उनमें लो प्रेशर में, उनमें मॉडरेट प्रेशर में, राइट, उनमें लो प्रेशर में, उनमें मॉडरेट प्रेशर में अट्रैक्शन बिहेवियर ही होता है। लेकिन जब हम गैसेस को ध्यान से देखते हैं तो उनमें से दो गैसेस ऐसी थी, एक है H2 और दूसरी है हीलियम। ये शुरुआत से लेके जितना भी प्रेशर हो, 1 एटीएम, 2 एटीएम, जितना भी प्रेशर हो, इन गैस में हमेशा ही पीडी रहा। मतलब कुछ गैसेस ऐसी भी थी, कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जिनमें हमेशा पीडी ही होता है। आप रूल ये नहीं बना सकते कि दुनिया की हर गैस में पीडी एनडी आइडियल होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। There were some gases which always shows positive deviation. कुछ गैसेस ऐसी थी जिनमें हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन हुआ, लेकिन इन जनरल जितनी सारी गैसेस थी उनमें पहले प्रेशर के बढ़ने से नेगेटिव होता था, धीरे धीरे पॉजिटिव होता था। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो CH4 के जीवन में ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब वो Z बराबर 1 हो गया। मतलब ये वही पॉइंट है जब उसके जीवन में आइडियल वाली सिचुएशन आ गई। मतलब यहां का जो प्रेशर होगा, यहां का जो टेम्परेचर होगा, ये वो सिचुएशन होगा जब वो आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है। आइडियल की तरह बिहेव करने का मतलब मात्र ये नहीं होता कि उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं। बेटा उसके अंदर अट्रैक्शन था, रिपल्शन डोमिनेट होने लगा, तो धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन ऐसी आती है, इस सिचुएशन पे अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन हो गया। तो अट्रैक्शन बराबर रिपल्शन होना भी आइडियलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो हम कहते हैं इस ग्राफ की मदद से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ऐसे ऐसे बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर वो हमेशा पीडी ही शो करता है। इन जनरल गैसेस के अंदर कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर? बिल्कुल ज्योतिष बेटा। ऑलराइट, हम लोग बात कर रहे हैं रियल गैस। रियल गैस में डेविएशन होता है, ऐसा ऐसा डेविएशन होता है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था वॉन डेर वाल। उन्होंने कहा यार, जब अपने सामने रियल गैस है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आइडियल गैस के लिए बनाई है, आइडियल गैस के लिए बनाई है, तो इसमें जो सारा डाटा रखते हैं वो भी आइडियल का रखते हैं। पीवी बराबर एनआरटी में जो प्रेशर लिखा है वो किसका लिखा? आइडियल का। पीवी बराबर एनआरटी में जो वॉल्यूम लिखा किसका लिखा? आइडियल का। लेकिन हमारे सामने कौन सी गैस है? रियल।
लेकिन हमें इक्वेशन कौन सी आती है? आइडियल। गैस कौन सी है? रियल। इक्वेशन आती आइडियल है, डाटा रखना पड़ेगा आइडियल का, पर डाटा हमें पता रियल का है। वॉन्डरवॉल साहब ने इसमें अच्छा दिमाग लगाया, बोले ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल करते हैं और फेरबदल करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। हेलो, इस इक्वेशन में जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें प्रेशर आइडियल का है, जिसमें वॉल्यूम आइडियल का है, उन्होंने सोचा यार इसमें हमें डाटा आइडियल का लिखना है लेकिन हमें पता रियल का है, तो ऐसा करते हैं, जो हमें रियल का डाटा पता है उस डाटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसे आइडियल के जैसा बना के इसमें रख देते हैं, हमारी रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। भाई अगर रियल गैस को पढ़ रहे हो तो रियल गैस इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। रियल गैस इक्वेशन नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन है। कई साइंटिस्टों ने कई कई तरीके से रियल गैस इक्वेशन बनाई, लेकिन हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। उन्होंने कैसे बनाई वो सोचिएगा, वो सुनिएगा। उन्होंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप एक काम करो, करेक्शन कर दो। करेक्शन करने का मतलब क्या है? करेक्शन करने का मतलब है कि हमारे सामने जो रियलिटी है वो पी रियल की है, पर इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं पी आइडियल। तो उन्होंने कहा रियल प्रेशर को, रियल गैस के प्रेशर को आइडियल बना के इसमें लिखो, रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल बना के इसमें लिखो। जो पता है पता रहने दो, उसे जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमने कहा ऐसे कैसे करें? बोले बड़ी सिंपल सी बात है। बोले कैसे? बोले एक एक करके समझते हैं। मैंने कहा चलो समझते हैं। सबसे पहले बोले बात करते हैं प्रेशर की। मैंने कहा ठीक है। बोले मान लो, आप सबका ध्यान चाहिए, मान लो ये आइडियल होता। मैंने कहा मान लिया। जब आइडियल होता तो क्या इसमें अट्रैक्शन होता? मैंने कहा नहीं होता। क्या रिपल्शन होता? मैंने कहा नहीं होता। जब आइडियल होता, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन होता, ये गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराया होता, जितनी उसकी अपनी ताकत होती उतने से टकराया होता। जब इसमें ना तो अट्रैक्शन होता ना तो रिपल्शन होता, ये मॉलिक्यूल वॉल से टकराया होता, एक प्रेशर को एक्सर्ट किया होता, वो जो प्रेशर होता वही पी आइडियल होता। लेकिन हमारे सामने सच्चाई तो रियल गैस की है, और अगर रियल गैस है तो उसमें इनके बीच में जनरल कोई ना कोई फोर्स है। इन जनरल जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन होता है। जब तक मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास नहीं आते तब तक रिपल्शन नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जनरल फोर्स है वो अट्रैक्शन का है। बोले अट्रैक्शन फोर्स है। बोले ठीक है। बोले इमेजिन करो ये दूसरा पीला वाला मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, लेकिन पीछे से ये वाला मॉलिक्यूल उसको खींच रहा है। पीछे से ये वाला मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है। जितनी ताकत से ये बिना अट्रैक्शन फोर्स के टकराता, क्या उतनी ताकत अट्रैक्शन फोर्स के बाद टकराएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितनी ताकत से ये बिना अट्रैक्शन फोर्स के टकराता, क्या उतनी ताकत से ये इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से टकराएगा? सर, जब अट्रैक्शन फोर्स लग गया तो जितनी ताकत से टकराना चाहिए था उतनी ताकत से नहीं टकराएगा। मतलब जो प्रेशर आएगा, जितना आइडियल का प्रेशर आना चाहिए था, गारंटी है सर उससे कम आएगा। वॉन्डरवॉल ने इसी में दिमाग लगाया। क्या? बोले अपने को रियल गैस का प्रेशर पता है। जब आप बैरोमीटर या किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर मेजर करते हो तो रियल गैस का है, लेकिन हमें इक्वेशन पता आइडियल की है, हमें डाटा पता रियल का है। बोले इस रियल को आइडियल बना के उसमें लिख दे। बोले कैसे बनाए? बोले यार रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल से कम है। बोले हाँ। बोले ये पता कर लेते हैं कितने से कम है, जितने से कम है उतना जोड़ देंगे तो आइडियल के बराबर होगा। मैंने कहा वाह वंडरवॉल वाह। क्या कितने से कम है ये पता कर लो। बोले वो कैसे पता करें? बोले सुनो ना, जो प्रेशर कम हो रहा है, जो प्रेशर में डिक्रीमेंट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? मैंने कहा अट्रैक्शन फोर्स के। उन्होंने अट्रैक्शन को मेजर करने के लिए एक कांस्टेंट बनाया, उसका नाम रखा ए। उन्होंने कहा प्रेशर में जितना घटाव होता है, प्रेशर में जितना डिक्रीमेंट हो रहा है, वो ए के प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा सही बात है भाई, अट्रैक्शन फोर्स बहुत होगा तो टकराएगा बहुत धीरे से। मतलब कितना प्रेशर घट रहा है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा? मैंने कहा ए पे। बोले हमने कुछ डेरिवेशन किया और डेरिवेशन करके पता चला कि जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं, आप तो ये याद करो कितने से घट गया। हेलो, कितने से घट गया? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये वो प्रेशर है जितने से घट गया। हमें रियल प्रेशर पता है,
हमें इक्वेशन आइडियल की पता है, प्रेशर हमें आइडियल का लिखना है, रियल का प्रेशर पता है, कितने से घट गया पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आइडियल प्रेशर नहीं मिल जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आइडियल प्रेशर नहीं मिल जाएगा? बच्चों बोलो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आइडियल प्रेशर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे यही तो हम करने चले थे। हम रियल गैस के प्रेशर को हम रियल गैस के प्रेशर को आइडियल बनाने चले थे। हमने समझा कि जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल से कम है, जितने से कम है उतने से जोड़ दिया, आइडियल बना दिया। अब तो हमारे सामने इक्वेशन थी पीवी बराबर एनआरटी, हमने यहाँ पे प्रेशर लिख दिया। कैसे लिखा? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। लेकिन अभी खेल खत्म ना हुआ, अभी वॉल्यूम भी तो लिखना है। बोलो बच्चों, अभी वॉल्यूम भी तो लिखना है। तो चलो ऐसा करते हैं, वॉन डर वॉल के हिसाब से वॉल्यूम का करेक्शन करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम का करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन के पहले थोड़ा सा ए के बारे में बातें कर ले, कुछ थ्योरी की बातें हैं आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, जो ए है वो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन कांस्टेंट है। जब भी हमें अट्रैक्शन पता करना होता है या जब भी अट्रैक्शन की बात होती है, सो ऑलवेज वी रिफर अ कांस्टेंट दैट इज ए, which is बिहेवियर ऑफ गैस, विच इज नेचर ऑफ गैस। हर गैस का अपना अलग अलग ए होता है। क्लियर? बच्चों एक चीज आप समझिएगा, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, तो ये जो जुड़ा है ये भी तो प्रेशर है। मतलब इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी? एटीएम। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट मतलब एटीएम। हम एक यूनिट निकाल रहे हैं, वी स्क्वायर मतलब लीटर, तो एटीएम लीटर स्क्वायर इधर जाएगा, ये एन स्क्वायर मोल अपॉन मोल स्क्वायर होगा। यूनिट कैसे लिख रहे हैं मैंने ये बताया। तो ये जो यूनिट है इसे ही अपन ने यहां लिख दिया बेटा, और इसकी जो यूनिट आती है ए की, लीटर स्क्वायर एटीएम मोल -2। इसकी जो वैल्यू होती है इन जनरल गैसेस के लिए 10 की पावर -1 से 10 की पावर -2 के बीच में होती है, आपको याद रखना है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, जो ये ए होता है ये हमें अट्रैक्शन फोर्स को बताता है, और जिस गैस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। ये वही वाली बात है, जिस बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा ज्यादा होगी उसे पढ़ाना आसान होगा, जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं उसके साथ सर पटकने से क्या मतलब है। तो जितना ज्यादा ए होगा उसे ही लिक्विफाई कर सकते हैं, जिस गैसेस के अंदर ए का स्वभाव नहीं होगा उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ए जितना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, लिक्विफिकेशन करना उतना आसान। क्लियर? आइए बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। जब हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना होगा, आखिर आइडियल गैस का वॉल्यूम होता क्या है। जैसे मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं बेटा गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो बच्चा मुझे कहता है सर गैस जिस कंटेनर में है उसी कंटेनर का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम होता है। मैंने कहा सही बात है, गैस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम होता है। मैंने कहा मान लो इस गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर रियल गैस है। मैंने कहा ठीक है, तो इस रियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? बच्चे ने कहा सर जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। फिर मैंने उस बच्चे से सवाल पूछा, मान लो इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है। जैसे मैंने पूछा इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है, बताओ अब कितना वॉल्यूम होगा? उस बच्चे ने मुझे फिर से जवाब दिया सर वी कंटेनर होगा। मैंने कहा जब दोनों ही केस में कंटेनर का वॉल्यूम बराबर है तो फिर हमें आइडियल गैस के वॉल्यूम और रियल गैस के वॉल्यूम में अंतर पता करने की आवश्यकता क्या है? भाई अगर दोनों ही केसेस में गैसेस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है तो फिर वी आइडियल और वी रियल में अंतर क्या है? मतलब एक बात तो पक्की है कि वी आइडियल का वॉल्यूम वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो आखिर में आइडियल गैस का वॉल्यूम होता क्या है? बच्चों ऐसा समझिए, हमारे सामने ये कंटेनर है, ठीक है साहब, अंदर आइडियल गैस भरी है। जैसे ही मैंने कहा अंदर आइडियल गैस भरी है, तो आप अंदर कौन सी गैस अज्यूम करोगे? कुछ अज्यूम ही नहीं करोगे। अगर आपने कुछ भर दिया तो रियल हो गई ना यार। कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी है, ये कहने का मतलब है कुछ नहीं भरा है। कुछ नहीं ही आइडियल होता है, अगर कुछ है तो वो रियल है। कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी है, ये कहने का मतलब है कुछ नहीं भरा है। ये कहने का मतलब है जो एम्प्टी स्पेस होता है, राइट, जो एम्प्टी स्पेस होता है एक्चुअल में वो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। मतलब अगर कभी सवाल आपसे कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के वॉल्यूम का मतलब होता है वी एम्प्टी। किसी भी कंटेनर में कितना खाली स्थान है, यही आइडियल गैस का वॉल्यूम है। जो हमने इस कंसेप्ट समझा कि आइडियल गैस भरी है का मतलब है कुछ नहीं भरा है। अरे अगर कुछ है तो वो रियल है, अगर कुछ है तो वो रियल है, कुछ नहीं है तभी तो आइडियल है। मतलब ऐसे समझते हैं बच्चों, हमारे सामने कंटेनर है, राइट,
इस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी होती, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी होती और मैं आपसे कहता उस गैस का वॉल्यूम क्या है, आप कहते कंटेनर का वॉल्यूम। लेकिन इस गैस के अंदर कुछ नहीं भरा है, कोई गैस ही नहीं है, मतलब वैक्यूम वाली सिचुएशन है। अब मैं आपसे कहता कि इसमें कितना वॉल्यूम है, तो आप कहते सर इस कंटेनर के बराबर का ही वैक्यूम है, जितना वैक्यूम है उतना ही आइडियल गैस का वॉल्यूम। मतलब कंसेप्ट को समझो बच्चों, कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारा एम्प्टी स्पेस है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम है। इमेजिन करो इसी कंटेनर में हमने गैस भर दिया, क्लियर। जैसे ही इस कंटेनर में हमने गैस को भर दिया तो ये मान लो गैसेस के मॉलिक्यूल आ गए। जैसे ही इस कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल आ गए तो गैसेस के मॉलिक्यूल ने कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया। गैसेस के मॉलिक्यूल ने अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड तो किया ही कहीं, उन्होंने पूरे कंटेनर में भी जगह बना ली। मतलब अगर मैं आपसे रियल गैस का वॉल्यूम कहूंगा तो आप मुझे कहोगे सर रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिसमें ये जो खाली जगह है, जहां मैंने कुछ नहीं बनाया है, अगर मैं डॉट डॉट बना दूं तो कुछ बन जाएगा, जहां मैंने कुछ नहीं बनाया है प्लस ये जो पार्टिकल का वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम मिला के उस कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ये पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं है। अरे जहां पार्टिकल है वो तो रियल गैस है, तो जो ये खाली जगह है, जो ये खाली जगह है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, यही आइडियल गैस का वॉल्यूम है। हम क्या पता करना चाहते हैं, हम आइडियल गैस का वॉल्यूम पता करना चाहते हैं। हम आइडियल गैस का वॉल्यूम पता करना चाहते हैं कि हम रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल बना के लिखना चाहते हैं। सर हम रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल बना के लिखना चाहते हैं। हम रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल बना के क्यों लिखना चाहते हैं, हम रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल बना के इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें जो इक्वेशन पता है केवल आइडियल गैस की पता है, हम उसी इक्वेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। डाटा हमें पता रियल का है, फॉर्मूला हमें पता आइडियल का है, तो जो हमें पता है उसे हमें जो फॉर्मूले में रखना है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा कि बेटा हमें आइडियल गैस के वॉल्यूम के जैसा बनाना है, तो बच्चे के मन में एक सवाल आता है, सर आपने कहा कि जो रियल गैस का वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम, मैंने कहा सही है, और कंटेनर में अगर गैस भरी है तो गैसेस के मॉलिक्यूल है, बीच बीच में खाली जगह भी तो है ना यार, मतलब वी एम्प्टी, और वी एम्प्टी प्लस वी पार्टिकल यही टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है। हम निकालना क्या चाहते हैं, वी एम्प्टी, क्योंकि जो वी एम्प्टी है वही क्या है, वी आइडियल। तो मन में सवाल आना चाहिए सर हम वी एम्प्टी निकाले कैसे, मैंने कहा सो सिंपल, वी एम्प्टी बराबर वी कंटेनर माइनस वी पार्टिकल। अरे हाँ यार, एक बच्चा मुझसे कहता है सर मतलब आप ये कहना चाहते हो ये कंटेनर है इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा ठीक है, तो सर अगर मुझे एम्प्टी स्पेस निकालना है तो इस कंटेनर के वॉल्यूम में से ये 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम घटा दूं तो मुझे एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, लॉजिक तो वही कहता है। मैंने कहा नहीं, क्यों, मान लो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है बी। मैंने कहा ठीक है, तो 5 का कितना होगा 5v। मैंने कहा ठीक है, तो सर आप यही तो कहना चाहते हो कि वी कंटेनर माइनस 5v कह दूं यही तो आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा। मैंने कहा नहीं, कैसी बातें हैं सर, इस प्रकार से आप आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो सर कैसे निकालेंगे, वही वाली बात है कि आखिर पार्टिकल का इफेक्टिव वॉल्यूम है क्या। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इमेजिन करो ये कंटेनर है, राइट, इमेजिन करो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम है और एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। आपने गैसेस को कंप्रेस किया, जैसे ही आप कंप्रेस करते हो, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, जब कंप्रेस करते हैं तो दबता कौन है, जो खाली जगह है वो दबा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल दबे। आई एम आस्किंग यू, उसे अंग्रेजी में पूछ रहा हूं, एम्प्टी स्पेस कंप्रेस होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होता कौन है, बहुत बढ़िया, कंप्रेस तो खाली जगह हो रही है यार। जब आप किसी कंटेनर को प्रेस कर रहे हो तो मॉलिक्यूल थोड़ी प्रेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल तो आपस में पास पास आ रहे हैं। प्रेस हुआ कौन, प्रेस वो हुआ जो एम्प्टी स्पेस था, जो खाली जगह थी। क्लियर, मतलब जैसे आपने कंप्रेस किया, इमेजिन करो अभी वॉल्यूम है लेट्स से 100, आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करके अभी वॉल्यूम आया 90, मतलब कितना एम्प्टी स्पेस कंप्रेस हो गया 10। तो आपने पता किया कि जो एम्प्टी स्पेस है 10, अभी भी कंप्रेस हो रहा, कंप्रेस करते जा रहे, कंप्रेस करते जा रहे, वो सारे मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, राइट, पास पास आ गए। आपने कंप्रेस करते करते उसका जो वॉल्यूम है इतना कर दिया, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे लाइन से आके खड़े हो गए। जब तक ऐसे ऐसे नहीं हो गए तब तक कंप्रेस होता गया होता गया होता गया,
जब तक मॉलिक्यूल सारे ऐसे के ऐसे नहीं हो गए तब तक कंप्रेस होता गया होता गया होता गया। आपने पता किया कि इसका वॉल्यूम है 50, मतलब 50 कंप्रेस हुआ। कंप्रेस कितना हुआ? 50, यानी कि एम्प्टी स्पेस कितना है? 50, यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है यही तो भी आइडियल है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब यार आप सवाल कर रहे हो तो सवाल में ऐसे कंप्रेस करके तो पता नहीं करोगे। हाँ ये बात भी सही है। तो अपन ऐसा करते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल है इनका इफेक्टिव वॉल्यूम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सुनिएगा। हम कंप्रेस करते गए करते गए करते गए, हम प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कंप्रेस करते करते प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते तब तक कंप्रेस होगा जब तक मॉलिक्यूल पास पास नहीं होगा। मॉलिक्यूल पास पास आ गए, कंप्रेस होना बंद हो गए। नॉर्मल समझ बूझ, नॉर्मल कॉमन सेंस कहता है अगर कंटेनर के अंदर 5 मॉलिक्यूल है, चलो आसानी समझाने के लिए 4 बना देता हूं। कंटेनर के अंदर 4 मॉलिक्यूल है तो नॉर्मल सूझबूझ कहती है अगर एक का वॉल्यूम V है तो 4V कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन साइंस की सूझबूझ कहती है जब ये चारों पास पास आएंगे, 1 2 3 4, आप कंप्रेस कर रहे हो तो चारों का वॉल्यूम तो कंप्रेस नहीं हुआ। ये जो वॉल्यूम है ये भी तो कंप्रेस नहीं हुआ, ये जो वॉल्यूम है ये भी तो कंप्रेस नहीं हुआ, ये जो वॉल्यूम है ये भी तो कंप्रेस हुआ। केवल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बस कंप्रेस नहीं होता, उनके द्वारा टोटल इफेक्टिव कितना वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हुआ हमें ये निकालना होता है। वही वाली बात है, ये वाला वॉल्यूम भी तो कंप्रेस नहीं होगा ना बेटा, ये वाला वॉल्यूम भी तो कंप्रेस नहीं होगा, ये वाला भी तो नहीं होगा, ऐसे बाकी सारे मॉलिक्यूल। मतलब हम तब तक उन्हें पास पास लाते गए जब तक बिल्कुल पास नहीं आ गए, क्योंकि जब तक पास पास आते गए तब तक कंप्रेस होता गया होता गया होता गया, और जो कंप्रेस हो गया वो तो आइडियल गैस का वॉल्यूम है। हम तो पता कर रहे हैं गैसेस का कितना वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हुआ। तो इमेजिन करो 2 मॉलिक्यूल पास पास आए, जैसे ही दोनों मॉलिक्यूल पास पास आए तो ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, इस बड़े सर्कल का जो रेडियस हो गया बच्चों हो गया r प्लस आर, बोले तो 2r। रेडियस कितना हो गया? 2r। क्लियर? इसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं बड़े वाले। सर आप बड़े वाले सर्कल का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इसी बड़े वाले सर्कल के बराबर का वॉल्यूम कंप्रेस नहीं होगा। इतना ही तो कंप्रेस नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम बस कंप्रेस नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम बस कंप्रेस नहीं हुआ, टोटल इतना वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हुआ। तो हमने कहा कितना कंप्रेस नहीं हुआ? सर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू दी 2r, वैल्यू पुट करी आया 8 इंटू वी। इसको फील करना, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था v, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था v, तो जब दो दो मॉलिक्यूल पास आए तो टोटल 8v कंप्रेस नहीं हुआ। नॉर्मल सूझबूझ कहती है 2v कंप्रेस नहीं हुआ, साइंटिफिक सूझबूझ कहती है 2v कंप्रेस नहीं हुआ, नहीं 8v कंप्रेस नहीं हुआ। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल ने 8v वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। अरे जो कंप्रेस नहीं हुआ वही तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है ना। तो दो मॉलिक्यूल ने 8v ऑक्युपाई किया, यानी कि एक मॉलिक्यूल ने 4v ऑक्युपाई किया। नॉर्मल सूझबूझ कहती है, नॉर्मल सूझबूझ कहती है एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर v है तो v ही कंप्रेस नहीं होगा। साइंटिफिक सूझबूझ कहती है v नहीं 4v कंप्रेस नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल 4v, तो n मॉलिक्यूल 4 इंटू Na इंटू v, इसी को हमने नाम दे दिया b। ये क्या है? जब आप कंटेनर को कंप्रेस कर रहे थे तो कंप्रेस करते करते जितना वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हुआ, ये जो नॉट कंप्रेस्ड वॉल्यूम है, ये जो नॉट कंप्रेस्ड वॉल्यूम है जिसका नाम हमने बी रखा, ये वो है। और आज से आप सबको याद रहे, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल बी इज इक्वल टू 4v। जो बी है ये इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम है, जो बी है ये वो वॉल्यूम है जो कंप्रेस नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू है 4v। अरे वाह, हम यही तो निकालने चल रहे थे। हमें तो चाहिए था आइडियल गैस का वॉल्यूम, तो कंटेनर के वॉल्यूम में हम इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो कितना कंप्रेस नहीं हुआ? बी। एक मोल के लिए बी, एन मोल के लिए एन बी, तो बी आइडियल बराबर बी रियल माइनस एन बी। बस अब करना क्या था, इन दोनों को हमें इक्वेशन पुट करना था। अपने सामने इक्वेशन थी पीवी बराबर एन आर टी, तो पी को आपने क्या लिख दिया? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पी है ये रियल गैस का प्रेशर है कि आइडियल गैस का प्रेशर है? ये जो पी है ये रियल गैस का प्रेशर है कि आइडियल गैस का प्रेशर? बोलो सर ये रियल गैस का प्रेशर, लेकिन ये पूरा आइडियल गैस का प्रेशर। ये जो V है ये रियल गैस का वॉल्यूम है, लेकिन ये पूरा आइडियल गैस का वॉल्यूम है। अरे समझ पाए क्या? इज दिस क्लियर? तो आपके सामने ये जो इक्वेशन आई है
इसी इक्वेशन का नाम है वॉन्डर वॉल इक्वेशन। एक बच्चा मुझसे कहता है सर मैं तो सीधे ही रट्टा मार खुशियां हजार की नींद पे चलता हूं, सर मैंने इसे रट्टा मार रखा है। इसे रट्टा मार रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जो बातें आती है ना, वो रट्टा मारने से कंफ्यूज हो जाते हो। वही फील दिलाने के लिए ये सारा किस्सा आपको बताना पड़ता है। ये जो सारा किस्सा मैंने आपको बताया, मैं बात वहीं खत्म कर देता, बेटा इसे रट लो, खेल खत्म। क्योंकि एग्जाम में नहीं आता तो मैं ऐसा ही कहता, बट एग्जाम में जो सवाल आए हैं, जो कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना है, उस कंसेप्ट के लिए इसका फील जरूरी था, इसीलिए आपको मैंने फील कराया। आप सब इतने समझदार तो हो गए हैं, आपको उतना ही बताया जाता है जितना आपके काम का है। अगर आपको बताया गया है तो आंख बंद करके मान ले ये आपके काम का है। क्लियर? यहाँ पे एक टर्म आता है बी, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम। ये जो बी होता है बच्चों, इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल। इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10 पावर माइनस 4 है। मैंने आपको बहुत ढंग से फील कराया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं आप फील कर पाए कि नहीं। एक सवाल से आपको फील आ जाएगा। मेरा सवाल है बच्चों, जो बी है, जो ये स्मॉल बी है, ये कब रोल में आएगा? हाई प्रेशर में रोल में आएगा कि मॉडरेट प्रेशर में रोल में आएगा कि लो प्रेशर में रोल में आएगा? ये कब रोल में आएगा? इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर और इन लो प्रेशर और इन मॉडरेट प्रेशर। क्या बात है सर, ये रोल में तभी आएगा जब मॉलिक्यूल पास पास आएगा, और मॉलिक्यूल पास पास तभी आएगा जब वेरी वेरी हाई प्रेशर आएगा। बच्चों आज इतना ही करते हैं। मैंने आपको बता दिया है वॉन्डर वॉल इक्वेशन। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज टुमारो। आप सब होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। हमें हो सकता है डिस्कशन बहुत लिमिटेड करें। जो भी हो डाउट कोशिश करना पूछना। मैं एक दिन एक टाइम भी बना दूंगा 1 घंटे का व्हाट्सएप पे पूछने के लिए, तो कॉल वॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसका जो रिमेनिंग सेक्शन है वो बात करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसका जो